प्रिय छात्र छात्राओं, चूँकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने निजी आय के बारे में बताया था और वो निजी आय का जो टॉपिक था वो अधूरा रह गया था, इसलिए निजी आय से ही मैं आज शुरुआत करता हूँ नए टॉपिक की। सर्वप्रथम निजी आय। निजी आय कहते किसे हैं? तो देखिए, यह आय निजी क्षेत्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय एवं हस्तांतरण आय होती है। इसके अंतर्गत घरेलू क्षेत्र तथा विदेशों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय सम्मिलित होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के अनुसार निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। सूत्रानुसार निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस सरकारी हस्तांतरण आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण यानी निजी आय में निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस सरकारी हस्तांतरण आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, इन सब को जोड़ लेते हैं तो निजी आय निकल के आ जाती है। अब राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों तथा स्थिर कीमतों पर कैसे निकालते हैं ये अब देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों
तथा स्थिर कीमतों पर, तथा स्थिर कीमतों पर, यानी नेशनल इनकम ऑफ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस होती क्या है, पहले ये समझें। राष्ट्रीय आय की गणना प्रायः दो प्रकार से की जाती है। पहली प्रचलित या चालू कीमतों के आधार पर, नंबर एक प्रचलित या चालू कीमतों के आधार पर। दूसरी है स्थिर कीमतों के आधार पर, स्थिर कीमतों के आधार पर। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम अपन चालू कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रचलित कीमतों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट चालू कीमतें या प्रचलित कीमतों के आधार पर कैसे निकालते हैं ये देखें। देखिए, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अगर हम गणना करते हैं, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना, नंबर एक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना। यहाँ देखें, चालू कीमतों से आशय उस वर्ष की कीमतों से है जिस वर्ष की राष्ट्रीय आय मापी जाती है या मापी जा रही है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए वर्ष विशेष का मतलब है चालू वर्ष यानी करेंट ईयर के कुल उत्पादन को उसी वर्ष की कीमत स्तर से गुणा करके ज्ञात करते हैं। और सूत्रानुसार कैसे, देखिए, सूत्रानुसार निकालने की विधि, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर वर्ष विशेष का मतलब है चालू वर्ष से, वर्ष विशेष और ब्रैकेट में चालू वर्ष यानी करेंट ईयर का कुल उत्पादन गुणा वर्ष विशेष की कीमतें चालू कीमतों पर ज्ञात की गई, यानी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हमें वर्ष विशेष यानी चालू वर्ष का कुल उत्पादन, उसमें वर्ष विशेष की कीमतें यानी चालू वर्ष की कीमतों का गुणा कर देना है। तो हमारी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है। अब देखिए, यहाँ चालू कीमतों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय को हम नामित आय यानी नेशनल इनकम, मौद्रिक आय मनी इनकम एवं बाजार कीमत मार्केट प्राइस भी कहते हैं।
इसी चालू कीमत को ही हम नामित कीमत यानी नॉमिनल इनकम और मौद्रिक आय मनी इनकम एवं बाजार कीमत मार्केट इनकम भी, यानी 3 नाम इसके और हैं। अब बात आती है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की। दूसरा पॉइंट है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चलिए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, वो कैसे निकलती है। दूसरा पॉइंट है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, देखिए इसे बोलते हैं हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, निश्चित कांस्टेंट। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष के कुल उत्पादन को आधार वर्ष जिस वर्ष से वर्तमान वर्ष की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी है की कीमतों से गुणा करके ज्ञात किया जाता है या गुणा किया जाता है और इस प्रकार से गुणनफल प्राप्त होता है। वही स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है। इसे देश की वास्तविक आय भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना कीमतों के परिवर्तन के वास्तविक उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को बताती है। वहीं निम्न सूत्र का, यानी जो सूत्र है उस सूत्र को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे अवस्फीति की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डिफलिंग भी कहा जाता है। अब देखिए सूत्र क्या है इसका, यानी सूत्रानुसार कैसे निकालेंगे। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन चालू कीमतों पर कीमत सूचकांक गुणा आधार वर्ष का कीमत सूचकांक गुणा आधार वर्ष का कीमत सूचकांक, और यह कांस्टेंट होता है, निश्चित है, जो 100 ही रहता है। यह 100 ही माना जाता है हमेशा। इसलिए जब स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में चालू कीमतों पर कीमत सूचकांक का भाग दे देते हैं और आधार वर्ष का कीमत सूचकांक जो 100 है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, दूसरा सूत्र एक और भी है यहाँ, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर चालू वर्ष विशेष का कुल उत्पादन, चालू वर्ष
विशेष का कुल उत्पादन गुणा आधार वर्ष, गुणा आधार वर्ष विशेष का या आधार वर्ष की कीमतें, आधार वर्ष की कीमतें, इससे भी मल्टीप्लाई करके आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के जो अंग हैं अब उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आय के जो अंग हैं, देखिए राष्ट्रीय आय के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राष्ट्रीय आय के 3 अंग यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और तृतीयक। चलिए राष्ट्रीय आय के अंग, राष्ट्रीय आय के अंग। अब यहाँ देखिए, यानी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अंग। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 में। नंबर 1 आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। नंबर 2 आता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जिसे टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी 3 जो सेक्टर हैं उनमें इन तीनों क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित पद्धति का अनुसरण करते हुए आगे 9 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी 3 को 3 क्षेत्र और में बांट दिया तो ये 9 क्षेत्र हो जाते हैं और बांटा गया है। इसके अलावा एक और उपक्षेत्र है जिसे विदेशी सौदे कहते हैं। इन क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में वे सब उत्पादन इकाइयां जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। इसके उप क्षेत्र निम्न हैं यानी अलग अलग हैं। नंबर 1 इसमें आता है कृषि, वन उद्योग तथा मछली उद्योग। ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कृषि, वन उद्योग तथा मछली उद्योग एवं खनन और उत्खनन, ये क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वहीं अब सेकंड जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र में इस क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर पक्का माल तैयार करते हैं। इनका कहना है कि इस क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल जैसे
कॉटन यानी कपास की खेती होती है, उस कपास को कंपनियों में ले जाया जाता है, वहाँ उससे धागा तैयार किया जाता है, धागे से फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इस क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर पक्का माल तैयार करते हैं, और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को कच्चे माल की पूर्ति का मुख्य स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। इसके उपक्षेत्र निम्न यानी अलग अलग हैं। नंबर 1, इसमें विनिर्माण, पंजीकृत एवं अपंजीकृत, जो निर्माण सेक्टर है उसमें पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों ही आते हैं। और नेक्स्ट है विद्युत, गैस व जलपूर्ति, और उससे आगे नेक्स्ट निर्माण कार्य, और नेक्स्ट व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में इसमें केवल सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्योग शामिल किए जाते हैं। ये सेवाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के लेन देन व विकास में प्रयुक्त की जाती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके उपक्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 आता है परिवहन, भंडारण तथा संचार, यानी ट्रांसपोर्ट, भंडारण और संचार के साधन इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं वित्त, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यापार सेवाएं। आगे सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं, और नेक्स्ट आती है इसमें विदेशी सौदे, ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय के अंग निकल के आ जाते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय आय के समीकरण या राष्ट्रीय आय की समानिकाएं। इनको निकालने के लिए, चूंकि ये टॉपिक पूरा ही मैथमेटिकल कंसेप्ट पर निर्भर है, इसमें फॉर्मूले हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। राष्ट्रीय आय की समानिकाएं, राष्ट्रीय आय की समानिकाएं। देखिए, यानी नेशनल इनकम आइडेंटिटीज, राष्ट्रीय आय में उपभोग के लिए मांग और निवेश के लिए वस्तुओं की मांग की जाती है। अतः साधारण अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और न ही विदेशों से लेन देन है, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तथा बेची गई उत्पादित वस्तुओं के मूल्य परस्पर समान होंगे। अर्थात y इजिकल टू C प्लस I, पहला समीकरण y इजिकल टू C प्लस I। y राष्ट्रीय आय, C उपभोग कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट निवेश। इस समानिका या समीकरण का अर्थ है कि उत्पादन यानी Y का उपभोग C किया जाता है या उसे निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण समानिका या समीकरण आइडेंटिटीज या इक्वेशन बचत, उपभोग एवं राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध को प्रकट करती है। इस आय का एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाएगा तथा शेष
बचा लिया जाएगा। अतः इसका जो समीकरण होगा वो होगा y इजिकल टू C प्लस S। y वैसे राष्ट्रीय आय, आप उपभोग राष्ट्रीय आय, और C कंजप्शन, S सेविंग बचत। यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यानी जो दोनों समीकरण हैं, अगर इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो जो समीकरण बनता है वह समीकरण है C प्लस I इजिकल टू Y इजिकल टू C प्लस S। C प्लस I इजिकल टू Y प्लस इजिकल टू C प्लस S। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो, और ये समीकरण बन जाता है तीसरा। समीकरण या समानिका तीसरे का बायां पक्ष C प्लस I समग्र मांग के घटकों को तथा दायां पक्ष C प्लस S आय के वितरण को व्यक्त करता है। समीकरण 3 में थोड़ा सा समायोजन करके हम बचत तथा निवेश में परस्पर संबंध की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और समीकरण 3 के दोनों पक्षों से उपभोग C को अगर घटा दिया जाए, C को घटा दें तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो समीकरण होगा I इजिकल टू Y माइनस C इजिकल टू S। ये चौथा समीकरण। अब बचा क्या? y माइनस C, इधर S इधर I, तो I इजिकल टू S। एक साधारण अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत परस्पर समानिकाएं हैं। सरकार एवं विदेशी व्यापार के साथ राष्ट्रीय आय की समानिकाओं को अगर हम निकालें तो यहाँ देखते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, सरकार एवं विदेशी व्यापार, सरकार एवं विदेशी व्यापार के साथ विदेशी व्यापार के साथ राष्ट्रीय आय की समानिकाएं। चलिए इनका अध्ययन कर लेते हैं। यानी नेशनल इनकम आइडेंटिटीज विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं तथा सेवाओं को जी ब्रैकेट में जी द्वारा तथा करों से प्राप्त आय को टी द्वारा और निवल निर्यात को एन एक्स द्वारा, जहां निर्यात एक्स यानी निर्यात को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, तो निर्यात एक्स तथा आयात एम तथा आयात एम
और इसे बोलते हैं इंपोर्ट का अंतर है NX, यानी निर्यात और आयात का अंतर है NX, व्यक्त करते हैं उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य तथा विक्रय मूल्य में समीकरण को, जब समीकरण हम निकालेंगे या समीकरण बनाएंगे तो समीकरण हमारा बनेगा y इजिकल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, और ये समीकरण बन गया 5वां। ये समीकरण बन के आ जाता है। उपभोग आय का करों तथा बचतों से संबंध को प्रकट करते हैं, जहां उपभोग आय को राष्ट्रीय आय से करों की राशि को घटाकर प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद जो समीकरण बनता है वह समीकरण होगा आपका DI इजिकल टू Y माइनस T, जहाँ DI यानी DI इजिकल टू क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, और Y इजिकल टू राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, और T इजिकल टू टैक्स यानी कर। तो DI इजिकल टू Y माइनस T, टैक्स को अगर हम घटा दें राष्ट्रीय आय में से तो डिस्पोजेबल इनकम निकल के आ जाती है। वहीं उपभोग आय DI, जिसे हम उपभोग आय बोलते हैं, DI को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम यानी उपभोग आय। उपभोग आय DI का एक भाग तो उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है तथा शेष भाग बचा लिया जाता है। अतः DI इजिकल टू C प्लस S, और ये समीकरण बन जाएगा आपका 7वां, ये समीकरण है 6ठा। अब मैं क्या करूं कि समीकरण 6 और 7 को जोड़ लूं। तो अगर मैं समीकरण 6 और 7 को जोड़ता हूं तो समीकरण जो बनेगा वो होगा C प्लस S बराबर DI दोनों जगह है, तो DI इजिकल टू Y माइनस T, जोड़ दिया, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 8वां। अब देखिए, या C को इधर निकाल लिया जाए, चूंकि C इजिकल टू DI माइनस, चूंकि ये प्लस का है तो पक्षांतर अगर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो DI में से S को माइनस कर दिया, इजिकल टू Y माइनस T माइनस S, T माइनस S, और ये समीकरण आपका बनेगा 9वां। अब देखिए, समीकरण 9 का अभिप्राय यह है कि उपभोग यानी कंजप्शन C, राष्ट्रीय आय Y से बचत S और कर यानी T को घटाकर प्राप्त राशि के समान होती है। इस उपभोग यानी C की राशि को समीकरण 5 में जब हम लिखते हैं जो, तो हमें प्राप्त जो होता है वो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 5 को में लिखते हुए अगर हमें प्राप्त करना हो तो क्या प्राप्त होगा 5 के साथ में, तो देखिए Y इजिकल टू Y माइनस T माइनस S प्लस I
प्लस जी यानी गवर्नमेंट प्लस एन एक्स, या एस माइनस आई इजिकल टू जी माइनस टी प्लस एन एक्स। ये हो गया समीकरण 10वां। या एस इजिकल टू आई प्लस जी माइनस टी प्लस एन एक्स, ये समीकरण होगा 11। तो समीकरण 11 से स्पष्ट होता है कि बचत यानी जो सेविंग है, निवेश आई इन्वेस्टमेंट, निवल समीकरण व्यय यानी जी माइनस टी जो निवल समीकरण व्यय है, तथा निवल निर्यात एन एक्स के जोड़ के समान होती है। और इसके साथ ही अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं वीडियो तैयार करूँगा, उस वीडियो में मैं केवल आपका मेजरमेंट यानी राष्ट्रीय आय की माप ही पढ़ाऊँगा। तो राष्ट्रीय आय की माप के लिए अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए अब इस टॉपिक को मैं यहीं समापन की तरफ ले गया हूँ। और इसके बाद राष्ट्रीय आय की माप का जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैं अलग से उसका वीडियो तैयार करूँगा। और इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको राष्ट्रीय आय, अर्थ और अवधारणाएं पढ़ाई हैं। राष्ट्रीय आय की माप जो होगी यानी नेशनल इनकम मेजरमेंट जो होगा, उसके वीडियो अलग तैयार किए जाएंगे। और आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो तैयार करूँगा उसमें राष्ट्रीय आय की माप तैयार करूँगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपके कमेंट मुझे प्राप्त होंगे तो मैं आपकी सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।